डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले योगी के प्रदेश और मुनीर के देश का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि तुलना दो देशों की होती है, लेकिन पाकिस्तान की तुलना भारत के एक प्रदेश से क्यों होनी चाहिए और आज ही क्यों होनी चाहिए? तो आज इसलिए क्योंकि इस समय जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है, तब भारत के सबसे बड़े प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में हजारों करोड़ के समझौते कर रहे हैं। मित्रों, जिन उद्योगपतियों से अपॉइंटमेंट पाने के लिए पाकिस्तान के पीएम लॉबिस्ट और एजेंसियों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनके साथ भगवा वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ हजारों करोड़ के निवेश समझौते कर रहे हैं। मित्रों, योगी आदित्यनाथ का वीडियो ध्यान से देखिएगा। भगवा वस्त्र पहने सीएम योगी सिंगापुर में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ बैठक कर रहे हैं। और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या कर रहा है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? रमजान के महीने में एक मुस्लिम मुल्क पर हमले की साजिश रच रहे हैं। आतंकवादियों पर एक्शन लेने के बजाय बेगुनाहों को मार रहे हैं। मित्रों, सोचिए, वर्ष 1947 में ही पाकिस्तान वजूद में आया और उसी साल भारत भी आजाद हुआ। 79 साल में भारत वहां पहुंच गया जहां से हमारे एक राज्य के मुख्यमंत्री निवेश का इतना बड़ा समझौता कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के सालाना निवेश के करीब करीब बराबर है। और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं, तुलना भारत और पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए हमारा एक ही प्रदेश काफी है। इसलिए आज हम भारत पाकिस्तान की तुलना नहीं, मुनीर के देश की तुलना योगी के प्रदेश से कर रहे हैं। मित्रों, भारत की कामयाबी और पाकिस्तान की बदहाली की केस स्टडी भी आने वाले समय में मैनेजमेंट संस्थानों में पढ़ाई जाएगी, ताकि भविष्य के लीडर समझ सकें कि कैसे फैसले लेकर भारत की तरह कामयाब होना है, साथ ही यह भी समझ सकें कि कैसे पाकिस्तान की तरह नाकाम होने से बचा जा सकता है। मित्रों, अब हम विस्तार से पाकिस्तान की नाकामी और भारत की कामयाबी का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं बदहाली के रसातल में पहुंच चुके पाकिस्तान की। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और व्हाइट नेशंस फेल नाम की बहुचर्चित पुस्तक के लेखक डोरॉन एसमोग्लू ने कहा है, सुशासन को आधार बनाकर चलने वाली राजनीतिक संस्थाएं ही आर्थिक तरक्की तय करती हैं। पाकिस्तान की नीतियों का आधार आतंकवाद है, इसलिए वहां सुशासन और आर्थिक तरक्की की बात करना ही बेमानी है। बारूदी नीति बनाने वाला पाकिस्तान एक और जंग की तैयारी कर रहा है। इस वक्त आप स्क्रीन पर मेरी बाईं तरफ अफगान सैनिकों का काफिला देख रहे हैं। यह काफिला अफगान पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ कूच कर रहा है, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध की तैयारी चल रही है। यह तैयारी कितनी गंभीर और पाकिस्तान के लिए विध्वंसक होने वाली है, इसे समझने के लिए पहले अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने गंभीर कार्रवाई करने का निर्णय लिया तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा। सोचिए, अफगानिस्तान की सरकार ऐलान कर रही है कि अब पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा। वही अफगानिस्तान भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान का वजूद मिटाना चाहता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब से 45 घंटे पहले पाकिस्तान ने सीजफायर समझौते को तोड़ते हुए अफगानिस्तान में 7 जगहों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान की इस आतंकी कार्रवाई में 19 निर्दोष अफगानी नागरिकों की जान गई। इससे पहले भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों पर कार्रवाई का बहाना बनाकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। तब जंग में अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सैनिकों को ना भूलने वाली चोट दी थी। इस बार भी अफगानिस्तान यही बात दोहरा रहा है। हम ये साफ करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह हम नागरिकों को निशाना नहीं बनाते। हम असली अपराधियों यानी पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को निशाना बनाते हैं। मित्रों, पश्तून मूल के लोगों के बीच एक कहावत है कि जिसकी तलवार की नोक खून से लाल है, उसके माथे पर नूर है। यानी दुश्मन का खात्मा करना पश्तूनों के लिए सम्मान की बात होती है। इसीलिए अफगानिस्तान के बयान के बाद पाकिस्तान में खौफ है। अफगान कह चुके हैं कि निशाने पर पाकिस्तानी सेना होगी, यानी फेल्ड नेशन का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सीधे तौर पर अफगानिस्तान के निशाने पर है। इसीलिए आज मुनीर अपने लिए नए बंकर की तलाश में होगा। मित्रों, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी मुनीर बंकर में छिप गया था। जंग में पीठ दिखाना उसकी आदत है।
इसलिए आज फिर वो बंकर में छिपने की तैयारी कर रहा होगा। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध दार्शनिक ज़ियामपाल सार्त्र ने कहा है कि हमारी पहचान और अस्तित्व हमारे फैसलों से ही बनता है। पाकिस्तान ने जैसे जैसे फैसले लिए और ले रहा है, उनसे उसके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। मित्रों, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के विनाश और भारत के विकास की पेंटिंग बनाकर पूरी दुनिया में लगाई जानी चाहिए। पिकासो जैसा कोई महान चित्रकार इन तस्वीरों की पेंटिंग बनाकर पूरी दुनिया को बता सकता है कि विनाश और विकास में क्या फर्क होता है। इस पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाई गई तो लाखों लोग इसे देखने आएंगे और विकास और विनाश पर फर्क समझ पाएंगे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग ने कहा है, आप खाली पेट शांति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की हकीकत यही है, जेब खाली है, पेट खाली है, इसलिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए युद्ध की तैयारी हो रही है, वो भी रमजान के पवित्र महीने में। रमजान का महीना भी आम पाकिस्तानियों के लिए जंग जैसा ही है। ऐसा क्यों है, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए। रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान में खाने पीने की वस्तुओं के दाम आसमान पर हैं। हम आपको कुछ चीजों के दाम भी बता देते हैं। पाकिस्तान में टमाटर 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। टमाटर के दाम करीब 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। आलू 70 रुपए किलो बिक रहा है। रमजान में आलू के दाम 2 गुने हो चुके हैं। प्याज के दाम 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। बेसन 40% बढ़कर 320 रुपए किलो तक पहुंच गया है और सफेद चना 450 रुपए किलो तक, यानी 50% तक बढ़ोतरी। केला एक हफ्ते में 17% तक महंगा हो चुका है। बिजली 16% तक महंगी हो चुकी है। खान पान की वस्तुओं के दाम का पैटर्न समझने के लिए एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है। पाकिस्तान में यह इंडेक्स 29 हफ्ते यानी समझिए करीब 7 महीने से लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान में टमाटर एक साल में 85% तक महंगा हुआ। अब सोचिए, इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में रमजान के पवित्र महीने में आम आदमी खाने के लिए मोहताज है, लेकिन पाकिस्तानी नीति नियंता इस पर ध्यान देने के बजाय जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस बदहाली की तो प्रदर्शनी दुनिया भर में लगाई जानी चाहिए। मित्रों, विद्वान कहते हैं कि अंधेरे को समझने के लिए रोशनी को भी समझना होता है। इसलिए पाकिस्तान की विनाश वाली थ्योरी को समझने के लिए अब भारत की विकास वाली थ्योरी को भी समझ लेते हैं। एक तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अफगानिस्तान से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर युद्ध स्तर पर तैयारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। लेकिन यह तैयारी जंग के लिए नहीं है, विकास और समृद्धि के लिए है। सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। विदेश दौरे पर भी उनकी वेशभूषा में कोई बदलाव नहीं है। भगवा वस्त्र पहने सीएम योगी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। मित्रों, जिन बिजनेस मीटिंग्स में फॉर्मल ड्रेस यानी कोट शर्ट पैंट टाई जरूरी समझा जाता है, वहां योगी आदित्यनाथ अपनी सनातनी पहचान भगवा वस्त्र में पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए विदेशी निवेश कर रहे हैं कि वो आमंत्रित कर रहे हैं। सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ अब तक 6 बड़ी कंपनियों के कर्ता धर्ताओं से मुलाकात कर चुके हैं। योगी किससे और क्यों मिले, यह आपको थोड़ा विस्तार से अब बता देते हैं। टेमासेक होल्डिंग्स के चेयरमैन टीओ ची हिंग के साथ बैठक में यूपी में डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश पर बातचीत की गई। सिंगापुर सॉवरेन फंड जीईसी के सीईओ लिम चाओ कियाट के साथ यूपी में निवेश पर चर्चा की गई। ब्लैकस्टोन के अधिकारियों के साथ यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर चर्चा हुई। गूगल, डीबीएस बैंक, वर्टेक्स वेंचर्स के साथ डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक और स्टार्टअप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर सहमति बन गई। सिंगापुर एयरलाइंस इंजीनियरिंग के अधिकारियों के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश में एविएशन सेक्टर में निवेश पर बात हुई। जाफा ग्रुप, ओलाम इंटरनेशनल के अधिकारियों के साथ कृषि में निवेश पर बातचीत हुई। सिंगापुर में सीएम योगी 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो जापान जाएंगे। जापान में 8 बड़ी कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सिंगापुर में दौरे के पहले दिन सीएम योगी ने निवेश के लिए 3 बड़े समझौते किए। यमुना एक्सप्रेसवे के पास थीम बेस्ड टाउनशिप के लिए 3,500 करोड़ का समझौता हुआ है। इसमें 12,000 नई नौकरियां मिलेंगी। कानपुर लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक पार्क के लिए 650 करोड़ के निवेश का समझौता हुआ है। इससे 7,500 नई नौकरियां मिलेंगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 40 मेगावाट के हाइपर स्केल डेटा सेंटर के लिए 2,500 करोड़ का निवेश समझौता हुआ है। इससे 1,500 लोगों को नौकरी मिलेगी। यानी दौरे के पहले दिन सिर्फ 12 घंटे में
सीएम योगी ने 6,650 करोड़ रुपए के निवेश का समझौते किए हैं। इससे 20,000 से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। ये सिर्फ 12 घंटे में निवेश के लिए हुए समझौते हैं। अभी आगे और समझौते होने हैं। सुनिए अपने विकास वाले विजन को सिंगापुर में सीएम योगी ने किन शब्दों में परिभाषित किया। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी है। आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। मित्रों, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि अच्छे या बुरे का चुनाव ही हमारे अस्तित्व को तय करता है। अच्छे और बुरे का यही चुनाव भारत को पाकिस्तान से अलग करता है। इसी चुनाव के कारण भारत की कहानी विकास की कहानी है, जबकि पाकिस्तान विनाश की कहानी बन गया है। मित्रों, इस विकास और विनाश की कहानी के अंतर को और विस्तार से समझने के लिए आपके साथ अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ आंकड़े अब शेयर करते हैं। ये आंकड़े पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश के हैं, भारत के नहीं हैं। मतलब पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं। बड़े ध्यान से इनको सुनिए, समझिए, और वो लोग जो खासतौर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें जरूर अपनी डायरी पेन निकाल लेना चाहिए और इनको नोट करना चाहिए। पाकिस्तान में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक कुल 20,500 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। वहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश में 33,50,000 करोड़ का निवेश हुआ। इन आंकड़ों का फर्क समझिए। भारत के एक राज्य में एफडीआई से जितना पैसा आया, उसका 1% भी पाकिस्तान में नहीं आया। सरल शब्दों में कहें तो विदेशी निवेश के मोर्चे पर पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश का 1% भी नहीं है। तो सोचिए भारत को अगर हम उससे तुलना करेंगे तो क्या स्थिति होगी। और सुनिए, 2024-25 में पाकिस्तान की जीडीपी करीब 30 लाख करोड़ रुपए की रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की जीडीपी करीब 33 लाख करोड़ रुपए रही है। यानी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही जीडीपी के मोर्चे पर पाकिस्तान से आगे है। भारत की तो, पूरे भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। पिछले कुछ साल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 9% से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी महज 2.4% के हिसाब से बढ़ रही है। मतलब विकास के मोर्चे पर भी पाकिस्तान बहुत पीछे है। 2026-27 में पाकिस्तान का कुल बजट करीब 5,70,000 करोड़ रुपए का है। वहीं उत्तर प्रदेश का बजट करीब 9,50,000 करोड़ रुपए का है। समझिए पाकिस्तान से करीब 2 गुना। 2029 से 2030 के बीच सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन यानी करीब 91 लाख करोड़ रुपए की होगी। सोचिए तब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कहां होगी। आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि इसकी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन जो भी हो 2030 में सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 2.5 गुना बड़ी होगी। मित्रों, सिर्फ 79 साल में हाल यह है कि जिन्ना का पाकिस्तान आज उत्तर प्रदेश से भी पीछे ही नहीं, बहुत पीछे हो गया है। सीएम योगी ने 10 से 12 घंटे में निवेश के लिए जो समझौते किए हैं, उतने निवेश का समझौता शहबाज और मुनीर की जोड़ी घूम घूम कर महीनों में नहीं कर पाई। दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद भारत और उत्तर प्रदेश क्यों बन रहा है, इसकी वजह भी सिंगापुर के उद्योगपति स्वयं बता रहे हैं। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा हो चुका है। मुख्यमंत्री जी का उन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्म किया है उत्तर प्रदेश को, तो विदेशी निवेशक भी बहुत आकर्षित हैं और उनसे भी और उत्तर प्रदेश की मार्केट से भी। हम लोगों ने उनके साथ बात करी है अबाउट लॉजिस्टिक पार्क। उन्होंने बोला है वो कानपुर 5 एक्सप्रेसवे आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनमें से कंसिडर करने के लिए हम वो ज़रूर करेंगे। और जिस तरीक़ा से ये लोग सब काम कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं इससे। हम ज़रूर वहाँ पे आगे और इन्वेस्ट करेंगे। सीएम योगी सिंगापुर और जापान की यात्रा के दौरान एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाली कंपनियों से भी कई समझौते करेंगे।
इस समझौते से यूपी को सिलिकॉन वैली जैसा हब बनाने की कोशिश हो रही है। यूपी को एआई इनोवेशन का हब बनाने के लिए योगी सरकार ने 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। उत्तर प्रदेश में 62 एआई इनोवेशन हब बनाए गए हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान अब भी एआई में नहीं, टीआई यानी टेररिस्ट इंटेलिजेंस में निवेश कर रहा है। पाकिस्तान में एआई कंपनियां नहीं, नए नए आतंकवादी संगठन बन रहे हैं। डीएनए मित्रों, अब चर्चा एक विशेष तस्वीर की करते हैं। सीएम योगी सिर्फ भगवा वस्त्र के कारण चर्चा में नहीं है। सिंगापुर में उन्होंने उद्योगपतियों को गिफ्ट भी दिया। इस गिफ्ट में भगवान शिव की प्रतिमा भी शामिल है। इसका वीडियो आप इस समय मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं। यानी योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर ही सिंगापुर नहीं गए, वो सनातन परंपरा के प्रतिनिधि बनकर भी विदेश गए हैं। हर भारतीय पृथ्वी पर जहां भी जाता है, सनातनी परंपरा का संवाहक बनता है, सनातनी जीवन मूल्यों का प्रचार करता है। अमेरिका में भी भारतीय इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले 70% हिंदुओं के पास बैचलर डिग्री या उससे उच्च शिक्षा है। दूसरे नंबर पर यहूदी समुदाय है। अमेरिका में रहने वाले 65% यहूदियों के पास बैचलर या उसके ऊपर की डिग्री है। अमेरिका में कुल 35% लोगों ने ही बैचलर डिग्री या उससे ज्यादा की पढ़ाई की। यानी कि अमेरिका में अगर आप पढ़ाई की बात करेंगे तो उस मामले में जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो सबसे ऊपर है। इस महत्व को समझिए। अमेरिका की आबादी में यहूदी समुदाय महज 2% है। यहूदी समुदाय संख्या में कम है, लेकिन सबसे प्रभावशाली समुदाय है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति तक यहूदियों का वर्चस्व है। अब सनातनियों ने पढ़ाई के मामले में यहूदियों को पीछे छोड़ दिया है। यानी अगले कुछ साल में आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका में हिंदू प्रभावशाली होंगे। सरल शब्दों में कहें तो यहूदी को पीछे छोड़कर भारतवंशी अमेरिका को कंट्रोल कर सकते हैं। यही भारत की विकास गाथा है जो दुनिया भर में पढ़ाई और बताई जाती है। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान आज अपने पड़ोस में मौजूद अफगान तालिबान से युद्ध लड़ रहा है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनवा में सक्रिय तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले इस्लामाबाद को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन अब भारत में भी तालिबान के नाम पर एक दुष्प्रचार गढ़ा जा रहा है। मित्रों, यह साजिश पाकिस्तानी सीमा के पास मौजूद पंजाब के गुरदासपुर जिले में रची गई, जहां सीमा के करीब चौकी में एक पुलिस अधिकारी और एक होमगार्ड की हत्या कर दी गई। और अब इस वारदात की जिम्मेदारी लेते हुए तहरीके तालिबान हिंदुस्तान नाम के संगठन के पोस्ट वायरल हो रहे हैं। यानी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान आत्मघाती हमलों से पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए चुनौती बना हुआ है, अब उससे मिलते जुलते नाम की दहशत भारत में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, अब हम देश में गढ़े जा रहे इसी फेक नैरेटिव का डीएनए टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आपको इस पूरी घटना के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक गांव में पुलिस चौकी के अंदर घुसकर एक पुलिस अधिकारी और एक होमगार्ड की हत्या कर दी गई। जिस पुलिस चौकी में यह वारदात हुई उसका नाम अदियामा है। सीमा के पास ऐसी छोटी छोटी चौकियां बनाई जाती हैं जिसमें 1 या 2 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। जिस चौकी में वारदात हुई वो पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुलिस के मुताबिक अज्ञात हमलावरों की फायरिंग से ड्यूटी पर तैनात एएसआई गुरनाम सिंह और होमगार्ड जवान अशोक कुमार की मौत हो गई। यह चौकी सुनसान और दूर दराज वाले इलाके में थी, इसलिए पुलिस को इस घटना की जानकारी अगले दिन मिली। चौकी से कोई संपर्क नहीं होने पर अधिकारियों ने गांव के प्रधान को वहां पर भेजा, तब दोनों हत्याओं का पता चला। भारत पाकिस्तान की सीमा के पास एक पुलिस चौकी में सुरक्षा बलों की हत्या एक गंभीर मामला है, जिसे सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जा रहा है। हत्या के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आखिरकार यह हत्या किसने की? पुलिस चौकी में घुसकर सुरक्षा बलों की हत्या की असली वजह क्या है? लेकिन अचानक इंटरनेट पर कुछ सोशल मीडिया पोस्ट फैलने लगे जिसमें तहरीके तालिबान हिंदुस्तान नाम के संगठन ने पुलिस वालों की हत्या की जिम्मेदारी ले ली। समझ रहे हैं आप? तहरीके तालिबान पाकिस्तान का आतंक पाकिस्तान में है, तो उसी तरीके के नाम का प्रोपोगेंडा हिंदुस्तान में शुरू कर दिया गया। आज आपको तहरीके तालिबान हिंदुस्तान के इस तथाकथित पोस्टर के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। जो पोस्टर जारी किया गया उसमें तहरीके तालिबान हिंदुस्तान का नाम लिखा हुआ है। इस पोस्टर में संगठन का झंडा और लोगो भी मौजूद है। जिन पुलिस वालों की हत्या की गई उनकी फोटो के साथ हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। इस पोस्टर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संदेश लिखा है।
पोस्टर में बताया गया है 22 फरवरी 2026 को सुबह सुबह हमले को अंजाम दिया गया। तहरीके तालिबान हिंदुस्तान के अल बुर्क ब्रिगेड ने पुलिस चौकी पर हमला किया और भारतीय सरकारी वर्दीधारियों के खिलाफ ऐसे हमले जारी रहेंगे। पोस्टर में लोगों को धमकी दी गई, सुरक्षा बल अपने पदों से इस्तीफा दें क्योंकि पुलिस, पैरामिलिट्री और सेना में काम करने वाले लोगों के घरों को निशाना बनाया जाएगा। मित्रों, पहले पुलिस चौकी में घुसकर पुलिस अधिकारी और होमगार्ड जवान की हत्या की गई। इसके बाद इंटरनेट पर एक नए संगठन के नाम से धमकी दी गई जिसका आज से पहले देश में कोई वजूद नहीं था। किसी ने इस संगठन का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन सीमा पार पाकिस्तान में इससे मिलते जुलते नाम का संगठन पाकिस्तान की सेना पर आत्मघाती हमले करता रहा है। इंटरनेट पर चर्चा शुरू हुई, क्या भारत में कोई नया आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गया है जो सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है? इसकी सच्चाई जानने के लिए आज आपको पंजाब पुलिस का बयान बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। उस इंसिडेंट के बारे में एक सोशल मीडिया पे एक जत्थेबंदी अल बुर्क ब्रिगेड तहरीके तालिबान की तरफ से ये जिम्मेवारी ली जा रही है। ये बिल्कुल फेक है। पर इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इंसिडेंट को हमने बड़ी गंभीरता से लिया है और हम इस इंसिडेंट को बड़ी ढूंढाई से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम इस केस को जल्दी क्रैक करेंगे। मित्रों, पंजाब पुलिस ने इंटरनेट पर घूम रहे इस पोस्टर को पूरी तरह फर्जी बताया है। तहरीके तालिबान हिंदुस्तान नाम के किसी आतंकवादी संगठन का नाम भी अब तक भारतीय एजेंसियों की लिस्ट में नहीं है, लेकिन हत्या हुई है तो हत्यारा भी कोई ना कोई तो होगा। पंजाब पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थल के पास से एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है जिसमें 5 अज्ञात युवक 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से गुजर रहे हैं। पुलिस को शक है ये हमलावर भी हो सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा किया है। पुलिस का मानना है कई बार अपराधी डर फैलाने के लिए किसी नए नाम से जिम्मेदारी लेने का नाटक भी करते हैं। तहरीके तालिबान हिंदुस्तान का नाम भी इसी साजिश का हिस्सा लग रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है इस वारदात के पीछे किसी आतंकी संगठन या अपराधी गिरोह का हाथ है या हर साजिश की तरह इन हत्याओं के पीछे इसके तार सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े हुए। डीएनए मित्रों, अब हम सरहद पर तैनात एक ऐसे जाबाज की वीर गाथा का विश्लेषण करने वाले हैं जो कल जम्मू कश्मीर में निहत्था ही जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों से भिड़ गया। आतंकवादियों की गोली भी खाई, बावजूद इसके वो पीछे नहीं हटा। वो तब तक डटा रहा जब तक तीनों आतंकवादियों को मौत के घाट नहीं उतार दिया गया, जब तक मसूद अजहर के तीनों आतंकवादियों की कब्र नहीं खोद दी गई। मित्रों, हम बात कर रहे हैं किश्तवाड़ की घाटियों में कल आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने वाले जाबाज डॉग 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस के एलीट K9 टाइसन की। ऑपरेशन त्राशी 1 में 3 दिन से जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम किश्तवाड़ के घने जंगलों में जैश के आतंकवादियों को ढूंढ रही थी, लेकिन 22 फरवरी को आतंकवादियों की टो लेने के लिए सेना ने सबसे आगे भेजा अपना डॉग टाइसन। टाइसन आतंकवादियों की तलाश में अकेला घने जंगलों की तरफ बढ़ा और आखिरकार टाइसन ने उनके ठिकानों को ट्रैक कर ही लिया। टाइसन एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी तक पहुंच गया जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। आतंकवादियों ने उसे देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली टाइसन के पैर में लगी, लेकिन तब तक सेना के जवानों को आतंकवादियों के ठिकानों के पिन पॉइंट लोकेशन मिल चुकी थी। टाइसन की मदद से सेना ने खूंखार आतंकी सैफुल्ला समेत जैश के तीनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इस सफल ऑपरेशन में सेना के किसी भी जवान को कोई चोट नहीं आई सिवाय एक सिपाही के, और वो है टाइसन। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद टाइसन को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल भेजा गया, जहां इलाज के बाद उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। इस पूरे ऑपरेशन में टाइसन समेत सेना के 4 पैरों वाले इन सिपाहियों ने कितना अहम रोल निभाया, आपको वो भी जानना चाहिए। टाइसन अपने हैंडलर के साथ आगे बढ़ रहा था, उसी दौरान आतंकियों ने उस पर फायरिंग कर दी और उसी बीच टाइसन को एक गोली जो है उसके पैर में जा लगी, जिसमें टाइसन घायल हुआ। पर बावजूद लगातार ये जो एलीट डॉग है वो लगातार वहां पर मौजूद रहा, अपनी ड्यूटी जो है वो लगातार निभाता रहा। पिछले 16 महीने से इस ऑपरेशन की तरफ काम कर रहे थे एंड सिर्फ अभी नहीं, जब भी हमें कहीं इनपुट मिलती थी और जब भी उनके कुछ टेलटेल साइंस मिलते थे तो ऐसे ट्रैकर डॉग, स्निपर डॉग्स, उनकी मदद से ही हम उनको चेज कर पाते थे और जो है उन तक दोबारा कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर पाते थे। वो भी बिल्कुल ठीक है, उसको आपने देखा होगा कि उसको यहाँ से इवैक्यूएट करके उधमपुर भेज दिया गया था एंड ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ।
डीएनए मित्रों, आज की तारीख में K9 डॉग्स सेना का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ये आतंकवाद रोधी ऑपरेशन, आईईडी और बारूदी सुरंगों की पहचान, दुर्गम इलाकों में खोजी अभियान और तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन में अहम रोल निभाते हैं। इस वक्त भारतीय सेना में 1200 डॉग्स देश के अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। मित्रों, एक तरह से देखा जाए तो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में सेना के डॉग्स ही सबसे आगे अब लीड कर रहे हैं। कई ऑपरेशन में साइलेंट वॉरियर्स वीर गति को प्राप्त भी हो चुके हैं। मित्रों, आपको आज यह भी जानना चाहिए कि सेना के डॉग्स को गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इन साइलेंट K9 कमांडोज को मेंशन इन डिस्पैच यानी MID गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाता है। 2022 में सेना के K9 कमांडो एक्सेल को मरणोपरांत MID मिला था। इसके अलावा 2023 में जूम को भी मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला था। इसके अलावा 2025 में एक ऑपरेशन में शहीद हुए फैंटम को भी मेंशन ऑफ डिस्पैच दिया गया। मित्रों, ये सेना के वो सिपाही हैं जो बिना सैलरी, बिना छुट्टी के काम करते हैं। ये देश के वो सपूत हैं जो दुर्गम इलाकों में घंटों तक तैनात रहते हैं और तो और दुश्मन की गोली खाने के बावजूद भी उनका डटकर सामना करते हैं। मित्रों, जिस कट्टरपंथी आतंक से लड़ाई के दौरान टाइसन घायल हुआ, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या है। और कट्टरपंथी आतंक से युद्ध के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नए संगठन का प्लान तैयार किया। नेतन्याहू के इस प्लान में भारत को बड़ी भूमिका दी गई है। इस संगठन में भारत और इजराइल के अलावा 4 और क्षेत्रों के देश शामिल होंगे, इसलिए इसे वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाले हेक्सागन भी कहा जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं। उससे ठीक पहले नेतन्याहू के इस ऐलान से पूरी दुनिया के कट्टरपंथी बेचैन हो गए हैं। अब हम कट्टरपंथ के खिलाफ इसी नए नेटो का विश्लेषण करेंगे। आज आपको जानना चाहिए, नेतन्याहू ने जो 6 पक्षीय गठबंधन बनाने का विचार रखा है, उसमें दुनिया के कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट के चारों तरफ बनाए जाने वाले इस गठबंधन के टारगेट पर कौन कौन सी कट्टरपंथी ताकतें रहेंगी, और ये गठबंधन बन गया तो चीन, पाकिस्तान और तुर्की को कौन कौन सी परेशानी होने वाली है। मित्रों, सुना आपने, अपने जन्म के साथ ही कट्टरपंथ से लड़ रहे इजराइल ने अब इस लड़ाई के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। और इजराइल के प्लान में ना तो अमेरिका शामिल है, ना चीन शामिल है, ना रूस शामिल है। नेतन्याहू ने अपने बयान में भारत को विश्व शक्ति बताया है और इस नए गठबंधन का सबसे बड़ा सहयोगी भारत को चुना है, जो सिर्फ कट्टरपंथी ताकतों से लड़ाई नहीं करेगा, बल्कि इसमें शामिल देश एक दूसरे के आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक सहयोगी भी होंगे। यानी इस गठबंधन के साथ दुनिया में एक नई ताकत का उदय होगा। आज आपको इस 6 पक्षीय गठबंधन यानी नए हेक्सागन में शामिल होने वाले संभावित देशों के बारे में जानना चाहिए। नेतन्याहू ने अपने बयान में 3 पक्षों का नाम साफ साफ लिया: इजराइल, भारत और भूमध्य सागरीय देश ग्रीस और साइप्रस। इन सभी देशों के आपस में संबंध बहुत मजबूत हैं। इजराइल का साइप्रस और ग्रीस के साथ रक्षा समझौता हुआ है, जबकि हाल के दिनों में ग्रीस और साइप्रस भारत के भी प्रमुख सहयोगी बने हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के वो देश इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं जो कट्टरपंथी ताकतों को खत्म करना चाहते हैं, और भारत और इजराइल दोनों के सहयोगी। इसलिए इस लिस्ट में अब्राहम अकॉर्ड में साइन कर चुके यूएई और बहरीन का नाम भी सबसे ऊपर है। इसके अलावा सऊदी अरब, इजिप्ट और जॉर्डन जैसे देश इस हेक्सागन का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये देश या तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से जुड़े हैं या फिर अपनी इकोनॉमी में विविधता लाना चाहते हैं, और इनकी विचारधारा कट्टरपंथी नहीं है। नेतन्याहू ने इस गठबंधन में कुछ अफ्रीकी देशों को शामिल करने की बात कही है। ये वो अफ्रीकी देश होंगे जो भविष्य की जरूरतों के लिए नए गठबंधन के साथ आएंगे। इस संभावित गठबंधन के अफ्रीकी सहयोगियों में मोरक्को, केनिया, इथोपिया, रवांडा और घाना का नाम भी लिया जा रहा है। इन देशों को कृषि, पानी और साइबर टेक में इजराइल की विशेषज्ञता की जरूरत है। ये सभी देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना यानी BRI का विकल्प तलाश रहे हैं, जबकि गठबंधन में इन अफ्रीकी देशों की मौजूदगी से हिंद महासागर, अफ्रीका, यूरोप सप्लाई चेन सुरक्षित होगी और गठबंधन की अफ्रीका में रणनीतिक पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा अफ्रीका भविष्य का बाजार है, जहां लिथियम, कोबाल्ट जैसे खनिज, कृषि और ऊर्जा संसाधन मौजूद हैं। इसका मतलब गठबंधन को यहां से कच्चा माल और बड़ा उपभोक्ता बाजार दोनों मिलेगा। नेतन्याहू ने अपने बयान में इस गठबंधन में शामिल होने वाले कुछ एशियाई देशों का भी जिक्र किया, लेकिन उनका नाम नहीं बताया। विशेषज्ञों के मुताबिक एशिया के वो देश जो चीन की बढ़ती ताकत से परेशान हैं
वो इस गठबंधन के साथ आ सकते हैं, यानी जापान, वियतनाम, साउथ कोरिया और फिलीपींस इस गठबंधन के संभावित साझेदार हो सकते हैं। चलिए अब आप समझिए आखिरकार नेतन्याहू के दिमाग में इस हेक्सागन का विचार क्यों आया और इससे भारत को क्या फायदा होगा। नेतन्याहू ये गठबंधन ईरान की अगुवाई वाली कट्टरपंथी शिया धुरी, जिसमें हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया शामिल है, उससे निपटने के लिए बनाना चाहते हैं। इसके अलावा हमास और आईएसआई जैसी कट्टरपंथी सुन्नी धुरी को भी यह गठबंधन काउंटर करेगा। इस ताकत से आतंकी संगठन नहीं टकराना चाहेंगे। इसका मकसद उन देशों को एक मंच पर लाना है जो लड़ाई झगड़े के बजाय स्थिरता और सुरक्षा पर यकीन रखते हैं। नेतन्याहू को यह भी लगता है बदलती परिस्थितियों में इजराइल सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता, उसे अपने आसपास विश्वसनीय सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कूटनीति एक्सपर्ट इस संभावित गठबंधन को नया नेटो कह रहे हैं, जिसके जरिए अमेरिका के बगैर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। नेतन्याहू का यह गठबंधन भारत को दुनिया के सेंटर में लाकर खड़ा कर देगा। इस गठबंधन का नेतृत्व करने से भारत की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होगी। इसके अलावा भारत को पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान तुर्की जैसे दुश्मन गठबंधन के खिलाफ मजबूत सहयोगी मिल जाएंगे। इससे भारत को सीधे मिडिल ईस्ट और यूरोप तक एक सुरक्षित रास्ता भी मिलेगा, जिससे चीन का वन बेल्ट वन रोड प्लान फेल हो सकता है। यह गठबंधन चीन के हितों के अनुकूल नहीं है, लेकिन अमेरिका को इस गठबंधन से ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यह पहल पूरी तरह अमेरिकी रणनीतिक हितों को सहयोग करती है। ईरान से संभावित युद्ध के बाद अमेरिका अपनी सैन्य प्राथमिकता मिडिल ईस्ट से हटाकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर केंद्रित करना चाहता है। ऐसे में भारत और इजराइल के नेतृत्व वाला यह गठबंधन क्षेत्र में एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार कर सकता है, जिससे अमेरिका पर सीधी निर्भरता कम होगी और स्थानीय स्तर पर अमेरिका के सहयोगी मिलकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बना पाएंगे। डीएनए मित्रों, नेतन्याहू ने इस गठबंधन का जिक्र करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा को भी गेम चेंजर बताया। अब सारी दुनिया की निगाहें इसीलिए भी भारत के प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा पर रहेंगी, क्योंकि इस यात्रा के जरिए नेतन्याहू के हेक्सागन गठबंधन का विचार जमीन पर उतर सकता है। अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो आपकी जेब और निवेश से जुड़ी हुई है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए। मित्रों, आज सोने की कीमत नई ऊंचाई पर पहुंच गई। करेक्शन के बाद एक बार फिर से सोने का दाम बढ़ रहा है और यह बढ़ोतरी अभी रुकने वाली नहीं है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि 4 महीने बाद 10 ग्राम गोल्ड का दाम 2 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। सोने को लेकर यह भविष्यवाणी ऐसे समय में की जा रही है जब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन क्रैश हो चुकी है। इसमें लगातार तेज गिरावट से निवेशकों के अरबों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। अब सवाल है, क्या बिटकॉइन का क्रैश होना सोने के लिए फायदेमंद है? क्यों दावा किया जा रहा है कि अगले 4 महीने में गोल्ड 25% और महंगा होने वाला है? क्या गोल्ड का बिटकॉइन से कोई संबंध है या फिर इसके और दूसरे कारण है? मित्रों, इन सवालों को आज हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले जानिए आज बाजार में सोने की स्थिति क्या है। मित्रों, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज में आज 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 1,60,079 रुपए हो गया, जबकि मुंबई के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,61,350 रुपए हो गई। 16 फरवरी के बाद सोने की कीमतों में गिरावट हुई थी। 17 और 18 फरवरी को 2 दिन बाद सोने के दाम गिरे थे, लेकिन 19 फरवरी से लगातार मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है। आज सोना बढ़ते बढ़ते नए स्तर पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो जितने दाम है उस पर जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से लगेगा ही। मित्रों, सोने के साथ साथ आज चांदी की कीमत में भी चमक आई। 1 किलो चांदी का भाव एक ही झटके में 6% बढ़ गया। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज में 1 किलो चांदी की कीमत 2,68,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। वहीं मुंबई के सर्राफा बाजार में एक दिन में चांदी 25,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई। सर्राफा बाजार में जो चांदी कल तक 2.25 लाख रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वो आज 3 लाख रुपए तक पहुंच गई। मतलब 1 ग्राम चांदी की कीमत 300 रुपए हो गई। हालांकि चांदी फरवरी में 14.25% तक गिर चुकी है, लेकिन 18 फरवरी के बाद से चांदी भी मजबूती की ओर बढ़ रही है। चांदी और सोना दोनों का रेट ग्राफ फिर से ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन सोने को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है, अब हम उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना पहली बार 2025 में नया रिकॉर्ड बनाकर $4,000 प्रति औंस तक पहुंच गया था। आज वो $5,150 प्रति औंस पर है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि 4 महीने में सोने के दाम $1,000 प्रति औंस और बढ़ सकते हैं।
वैश्विक ब्रोकरेज फर्म यूबीएस के मुताबिक अगले 4 महीने में सोना $6200 प्रति औंस हो जाएगा, यानी $6200 प्रति औंस। मतलब भारत में 10 ग्राम सोने का दाम 1,98,484 रुपए हो जाएगा। इस हिसाब से अगर देखें तो जून में अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदने जाएंगे तो उसके लिए आपको करीब करीब 2 लाख रुपए चुकाने होंगे। सोचिए, पिछले साल जून में ही 10 ग्राम सोना 96,000 रुपए के आसपास बिक रहा था, वही इस जून में 2 गुना से भी ज्यादा होने की संभावना है। जून के महीने में शादी ब्याह का सीजन होता है, ऐसे में इस मूल्य वृद्धि का असर सीधे सीधे आम लोगों पर पड़ना तय है। मित्रों, अमेरिकी निवेशक वॉरेन बफेट का कहना है कि जब बाजार में डर बढ़ता है, लोग कीमत से ज्यादा वैल्यू ढूंढते हैं और इतिहास में सोना वैल्यू का प्रतीक रहा है। सोने की कीमतों में जो चमक दिख रही है, जिस रफ्तार से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी के दावे किए जा रहे हैं, वो भी वॉरेन बफेट के तर्कों के इर्द गिर्द ही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह की अस्थिरता है, वो सोने के दाम में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह है। जब यूबीएस जैसा वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जून तक सोने के दाम 2 लाख रुपए प्रति ग्राम तक पहुंचाने का अनुमान दे रहा है, तब क्रिप्टो बाजार में कोहराम मचा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अपने हाई लेवल से लगभग आधा हो चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बिटकॉइन को लेकर निवेशकों की बेरुखी को आंकड़ों के साथ दिखाया गया है। अक्टूबर 2025 में एक बिटकॉइन की कीमत 1,05,00,000 रुपए थी, जो आज की तारीख में गिरकर 60,30,000 रुपए के आसपास है। यह बहुत ही बड़ी गिरावट है। जानकारों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो वैश्विक टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है, इससे भी निवेशक डर गए हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार बिटकॉइन के लिए अब लगभग 55 लाख रुपए का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बिटकॉइन इससे भी नीचे गया तो क्रिप्टो मार्केट में और ज्यादा हाहाकार मच सकता है। मित्रों, बिटकॉइन के लिए मुश्किलें सिर्फ मूल्यों का टूटना नहीं है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो निवेशक बिटकॉइन में गिरावट होने पर उसकी खरीदारी करते हैं, वो भी उसे खरीद नहीं रहे हैं। मतलब है कि गिरावट के समय खरीदारी करने वाले गायब हैं। कोई बिटकॉइन खरीद ही नहीं रहा है। बिटकॉइन को लेकर निवेशकों का मत बहुत साफ है। वो आज भी बिटकॉइन को एक सट्टा निवेश ही समझते हैं। बिटकॉइन सोने की जगह नहीं ले रहा है और ये डिजिटल गोल्ड भी नहीं है। हालांकि लोग डिजिटल गोल्ड से भी अब पैसा निकाल रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीने में अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड गोल्ड ETF से $16 अरब यानी करीब 1,45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी हुई है। जबकि इसी दौरान बिटकॉइन में निवेश करने वाले ETF से लगभग $3.3 अरब यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए की निकासी की गई है। उनको पैसा निकाल लिया गया है। इससे संकेत साफ है कि जो लोग डिजिटल गोल्ड में पैसा लगा रहे थे, वो भी अब सीधे गोल्ड की बिस्किट खरीद कर रखना चाहते हैं। लोगों को भरोसा गोल्ड पर ही है। यही कारण है कि सोने की कीमत में आसमानी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। अगर इसी रफ्तार से सोने के दाम बढ़े तो यह निश्चित तौर पर आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। यह सिर्फ निवेशकों का साधन ही बनकर रह जाएगा। डीएनए मित्रों, अब हम आपको एक ऐसे मुल्क की कहानी दिखाएंगे जो एक ड्रग माफिया की मौत के बाद से जल रहा है। यह अमेरिका का पड़ोसी देश मैक्सिको है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया एल मेंचो के खिलाफ सफल ऑपरेशन में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है? इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले आप हमारी ये वीडियो रिपोर्ट देखिए। साल 1966 मैक्सिको का मिचोआकान, जहां हवा में फूलों की नहीं अफीम की महक थी। इसी दलदल में जन्मा नेमिसियो ओसेगुएरा सर्वेंट उर्फ एल मेंचो। बचपन खेतों में मजदूरी करके बीता, लेकिन सपने खून से सने थे। अमेरिका गया तो जेल और डिपोर्टेशन मिला, वापस लौटा तो पुलिस की वर्दी पहनी, लेकिन दिल अपराधियों के लिए धड़कता था। माफिया की भतीजी से शादी की और कानून का चोला उतार कर बन गया मिलेनियो कार्टेल का सबसे खूंखार हिटमैन। पहले एल चापो के सहयोगी संगठन के लिए काम किया, पर गुलामी पसंद नहीं थी। पहले चापो के सिनाओला कार्टेल को कब्जाना चाहा, फिर बगावत की और खुद का कार्टेल CJNG शुरू किया। 2016 में जब एल चापो अमेरिका की जेल में पहुंचा, तब मेंचो ने मैक्सिको के तट पर अपना खूनी झंडा गाड़ दिया। मेंचो एल चापो की तरह चकाचौंध का शौकीन नहीं था, वो परछाइयों में रहता था। 2015 में जब सेना आई तो उसके गुर्गों ने सेना का हेलीकॉप्टर ही उड़ा दिया। उसने पुलिस चीफ से लेकर जजों तक को नहीं बख्शा। दहशत ऐसी
की लाशें सड़कों पर लटका दी। आज उसके कार्टेल में 20,000 लड़ाके हैं। कोकीन से लेकर मानव तस्करी तक उसका साम्राज्य मेक्सिको के 21 राज्यों और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों तक फैला है। ये दानव चालाक था, कोरोना में राशन बांटकर हमदर्दी बटोरी और नेताओं को खरीद कर सकता, लेकिन इस किंगपिन की मौत के बाद अब तबाही का नया चैप्टर शुरू होगा। एल चापो का बेटा यानी लॉस चौपिटोस अब खोया वर्चस्व वापस पाने के लिए बेताब है। कई छोटे गैंग भी मौके की ताक में हैं। मेंचो के मारे जाने से पैदा हुआ पावर वैक्यूम मेक्सिको को एक ऐसे गैंगवार में धकेलने वाला है जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलेगी। यमराज जा चुका है, लेकिन नरक के द्वार खुल चुके हैं। डीएनए मित्रों, एल मेंचो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल CJNG यानी जलिस्का न्यू जनरेशन कार्टेल का प्रमुख था, जो अपने कोकीन के काले साम्राज्य से अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया के कई देशों के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। 2025 में ही अमेरिका ने इसके कार्टेल को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। उस पर अमेरिका ने $1.5 करोड़ का इनाम रखा था। एल मेंचो को मारने के लिए ट्रंप प्रशासन का कितना भारी दबाव था, यह इसी बात से समझा जा सकता है कि इस ऑपरेशन में मेक्सिको को अपनी सेना तक उतारनी पड़ी। मैक्सिकन सेना ने जलिस्को राज्य के टापालपा शहर में एक ऑपरेशन चलाया, जहां एल मेंचो छिपा हुआ था। सेना के साथ गोलीबारी में एल मेंचो गंभीर रूप से घायल हो गया और मैक्सिको सिटी ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मैक्सिकन डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसकी मौत की पुष्टि की। डीएनए मित्रों, मैक्सिको के सबसे खूंखार ड्रग कार्टेल के किंग को आज मैक्सिको की सेना ने मार गिराया, लेकिन इसकी मौत के बाद जो बदला शुरू हुआ उसने मैक्सिको को नरक बना दिया। आंकड़े सुनिए और समझिए ये तबाही कितनी बड़ी है। हिंसा का दायरा मैक्सिको के 31 में से 20 राज्यों तक फैल चुका है। इस हिंसा में अब तक 14 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 7 नेशनल गार्ड के जवान शामिल हैं। हिंसा की ये आग एल मेंचो के गृह राज्य जलिस्को से लेकर मिचोआकन और गुआनाजुआतो तक फैल गई। 250 से ज्यादा जगहों पर सड़कें जाम हैं और गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। जलिस्को की राजधानी ग्वाडलाहरा, जहां एल मेंचो का सबसे ज्यादा दबदबा था, आज वहां का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वीरान है। यात्री अपनी जान बचाने के लिए अफरा तफरी में भाग रहे हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोगों को घरों में रहने की सख्त चेतावनी दी गई। आज हालात ये हैं कि भारत से लेकर अमेरिका तक ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि एल मेंचो की मौत के बाद अब गैंग वॉर और तेज होगा। दूसरे छोटे गिरोह अब इस खाली पड़े सिंहासन पर कब्जा करने के लिए और ज्यादा खून बहाएंगे। डीएनए मित्रों, एल मेंचो की मौत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक लाइन लिखी, वी आर विनिंग टू मच, इट्स जस्ट नॉट फेयर, यानी हम बहुत ज्यादा जीत रहे हैं। डीएनए मित्रों, एल मेंचो की मौत से एक बात साबित हो गई, ट्रंप ने सीमा पार जाकर दुश्मन को खत्म करने का अपना वादा पूरा किया। व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया कि इस ऑपरेशन में अमेरिका की खुफिया जानकारी शामिल थी, यानी इस ऑपरेशन के पीछे ट्रंप का हाथ है। ट्रंप की इस खुशी के पीछे सिर्फ एक अपराधी की मौत नहीं है, बल्कि करोड़ों डॉलर्स का वो हिसाब है जो अमेरिका को हर साल जहर के रूप में चुकाना पड़ता है। मित्रों, मैक्सिको की अर्थव्यवस्था में ड्रग्स का कारोबार किसी समानांतर सरकार जैसा है। डीएनए मित्रों, मैक्सिको के ड्रग कार्टेल हर साल अवैध ड्रग बिक्री से करीब 14 अरब से 50 अरब डॉलर कमाते हैं। ध्यान से सुनिए, यह डॉलर की बात हो रही है। 1 अरब अमेरिकी डॉलर आज 8,000 करोड़ रुपए के बराबर है। तो 50 अरब डॉलर को रुपए में रकम का आप अंदाजा भर लगाइए तो आप हैरान हो जाएंगे। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमेरिका पहुंचने वाला 90% कोकीन मैक्सिको के रास्ते से ही जाती है। डीएनए मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग किंगपिन होने के नाते अमेरिका में जाने वाली अवैध कोकीन का 30 से 40% हिस्सा एल मेंचो के ड्रग कार्टेल का था। अमेरिका में हर साल करीब 84,000 मौतें ड्रग ओवरडोज से होती हैं और इनमें सबसे बड़ा हाथ एल मेंचो जैसे माफियाओं का था। अकेले 2023-24 में अमेरिका को अवैध ड्रग्स की वजह से $2.7 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ था। यह अमेरिका की जीडीपी का करीब 10% है। ट्रंप प्रशासन ने एल मेंचो को सिर्फ माफिया नहीं बल्कि विदेशी आतंकवादी माना था, क्योंकि यह सिर्फ नशा नहीं बेच रहा था, यह अमेरिका की एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर रहा था। मैक्सिको के लिए ड्रग्स सिर्फ अपराध नहीं है बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। वहां के किसान अफीम उगाते हैं, कार्टेल्स उसे रिफाइन करते हैं और फिर वो मौत बनकर दुनिया भर में फैलती है।
मैक्सिको आज जो जल रहा है वो इसीलिए क्योंकि वहां कानून का राज नहीं, कार्टेल का राज है। डीएनए मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। इसलिए सब कुछ छोड़कर आपको बहुत ही ध्यान से हमारा यह विश्लेषण देखना चाहिए, क्योंकि हम देश की एक साइलेंट समस्या का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, बच्चों में आंखों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। आप में से ज्यादातर लोग समझते हैं ये लगातार टीवी और मोबाइल देखने से बढ़ रही है, लेकिन एक ताजा रिसर्च के मुताबिक आपके घर की लाइटिंग भी इसका बड़ा कारण है। डीएनए मित्रों, अमेरिका की सनी कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री की एक नई स्टडी में यह बताया गया है कि जब बच्चे कम रोशनी वाले कमरे में किताब पढ़ते हैं, फोन या टैबलेट देखते हैं या होमवर्क करते हैं, तो उनकी आंख की पुतलियां बहुत छोटी हो जाती हैं। इससे रेटिना तक रोशनी बहुत कम पहुंचती है और यह मायोपिया यानी दूर की नजर कमजोर होने का कारण बनती है। मित्रों, यह समस्या भारत में और भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ज्यादातर मिडिल क्लास घरों में शाम 5 बजे के बाद बच्चे स्टडी टेबल पर बैठते हैं। वहां अक्सर सिर्फ एक ट्यूबलाइट या 40 से 60 वॉट का बल्ब जलता है। माता पिता सोचते हैं लाइट तो है ना, लेकिन स्टडी बताती है ये रोशनी आंखों के लिए काफी नहीं है और बच्चों की नजर इससे कमजोर हो रही है। मित्रों, बीते 20 साल में यह समस्या कितनी बड़ी हो गई है वो देखकर आप चौंक जाएंगे। 20 साल में भारत के शहरी बच्चों में मायोपिया 4% से बढ़कर 23% हो गया है। और डीएनए में अब आज का संदेश, विद्वान बनने के लिए हर दिन कुछ जोड़ें और प्रबुद्ध बनने के लिए हर दिन कुछ छोड़ें। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।